Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How's your preparation going on? Hope so you all are doing good. So today I am going to start part 3 of super series for BPSC Project Manager exam. Earlier मैंने part 1 and part 2 ऑलरेडी दे दिया है, तो आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, देर आर 200 क्वेश्चन, तो आप उसको जाके अटेम्प्ट करिए बिकॉज दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जाम ऑफ BPSC Project Manager. So friends, before starting today's series, I want to tell you there are some queries related with PDF. So some student ask कि मैम PDF प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने आज जो है PDF आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड फॉर अदर क्यूरीज आल्सो फ्रेंड्स, डोंट पुट योर क्यूरीज ड्यूरिंग द लाइव सेशन बिकॉज ये लाइव सेशन जो प्रीमियर है इसका मेन पर्पस है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए. तो यहाँ पर आप जो है लाइव में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज को, आप 1 आवर में 100 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इसलिए मैं ये प्रीमियर करती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो आपको नॉर्मली अपलोड भी कर सकती हूँ, तो उसके बाद आप इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो आप सीरियसली या डिसिप्लिन मैनर में इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए और आप भी कोशिश कीजिए कि लाइव ही इसको प्रीमियर में आके अटेम्प्ट करें, तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. और अगर आपको कोई भी अदर क्यूरीज हो तो आप लाइव में मत पूछिए उस क्यूरी को, आप ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या अदर नॉर्मल कमेंट कर सकते हैं आफ्टर लाइव सेशन ओवर. सो ईमेल आईडी इज dream.is32@gmail.com. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दे दूंगी. कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपकी हर एक क्वेरीज का मैं रिप्लाई करूंगी. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सीरीज. So question 1 of today's series is, which one of the following statement is are correct? Options are A, real GDP is calculated by valuing output of different years at common prices. B is potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed. C is nominal GDP is calculated by valuing the output of different years at current prices. D, real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by population. And D is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. This is concept based question. Attempt करिएगा इसको, जरूर पेपर में आएगा तो. So answer is E, more than one of the above. तो फ्रेंड्स, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. यहाँ पे मैंने पूरा डेफिनेशन आपको दे दिया है, तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो, उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज. वह स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से कम हो जाता है, वह क्या कहलाती है? सो ऑप्शंस आर ए, रिसेशनरी गैप, बी, इन्फ्लेशनरी गैप, सी, डिमांड साइड इन्फ्लेशन, डी, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, एंड ई, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज ए. सो इट इज कॉल्ड एज रिसेशनरी गैप, और इसको कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोलते हैं. सो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है ये. जब एक कंट्री की रियल जीडीपी जो होती है वो लोअर होती है देन इट्स जीडीपी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सो दिस इज नोन एज रिसेशनरी गैप. Question number 3 is the excess of total expenditure of government over its total receipts excluding borrowing is known as. So उधार को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है. ऑप्शंस आर ए, प्राइमरी डेफिसिट, बी, फिस्कल डेफिसिट, सी, करंट डेफिसिट, डी, कैपिटल डेफिसिट, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो इट इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट. तो फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में. इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स. सो अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट. Question number 4 is exchange rates state the value of one currency in term of other currency. Which one of the following statement with respect to exchange rate of currency is correct? तो विनिमय दरें जो अन्य मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा के मूल्य को बताती है, मुद्रा की विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. ऑप्शंस आर ए,
floating exchange rate are the rate in which the government interfere by buying or selling their currencies. B is fixed exchange rate are the rates set up by the government decision and maintained by the government action. C is under the Bretton Woods system, the exchange rates are floated in the terms of rise or fall in prices of gold. D, under the classical gold standard, the exchange rate are fixed in terms of price of dollar. And D is none of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. So answer is A. So इसमें से A स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, दीज आर द रेट्स इन विच गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. कैसे? बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज इन द मार्केट. Now come to question number 5. Which one of the following is not a function of money? So इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? Options are A, act as an intermediate in the exchange process. B, acts as a store of value. C, used as a unit of account. D, used for regulating consumption. E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So D is not a function of money and others are the functions of money. Question number 6 is which one of the following is an objective of नीति योग? So नीति योग का इसमें से कौन सा उद्देश्य है? Options are A, to develop the mechanism to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher rates of government. B is it function as a think tank in providing the key elements of policy. C is it monitor and evaluate the implementation of the programs. And D is to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of government. And E is none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Niti Aayog is very important for exam. Answer is E, more than one of the above. All are the objectives of नीति योग. तो आप एज इट इज इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डेजिग्नेटेड विद नवरत्ना स्टेटस? तो किस मेगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड. बी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. सी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. D, Bharat Electronic Limited. And E, none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D, Bharat Electronic Limited को नवरत्ना स्टेटस मिला है. As it is an Indian state owned aerospace और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और ये प्राइमरली क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए. एंड इट इज वन ऑफ द 9 PSUs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया. ये भी आपको याद रखना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडर द वॉशिंगटन कंसेंसस? सो वॉशिंगटन सर्व संपत्ति के अंतर्गत नीतिगत सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन. बी, फिस्कल डिसिप्लिन. C, secure property rights. D, liberalization of FDI inflow. And E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So more than one of the above is related with Washington consensus. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. Question number 9 is Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson won the Nobel Prize 2020 in which field? So Nobel Prize तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है. So options are A, फिजियोलॉजी और मेडिसिन. B, लिटरेचर. C, पीस प्राइज. D, इकोनॉमिक साइंस. And E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So Paul R. Milgrom और रॉबर्ट बी विल्सन को इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज मिला है 2020 का. Come to question number 10. What is the biggest source of income for central government in the Union Budget 2020-21? So ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस आर A, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST. B, कॉर्पोरेशन टैक्स. C, income tax. D, borrowings and other liabilities. E, none of the above. So try to attempt this question.
आंसर इज डी, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2020-21. सो थीम बताना है यूनियन बजट का. ए, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लास्टली बी, ईज ऑफ लिविंग. सी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेन एंड बूस्टिंग हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क. डी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास. ई, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, ईज ऑफ लिविंग. तो ये लर्न रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. एज पर द यूनियन बजट 2020-21 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. सो केंद्रीय बजट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष की उच्चतम दर क्या है. ए 20%, बी 35%, सी 30%, डी 40%, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यूनियन बजट से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में और प्रोजेक्ट मैनेजर में तो जरूर क्वेश्चन आएंगे. सो आंसर इज सी, 30%. सो एज पर द यूनियन बजट ऑफ 2021 देर आर 6 टैक्स रेट है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इन इंडिया. तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो कितना है, 30% है इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन वाज गांधीयन प्लान स्टार्टेड. ए 1944, बी 1952, सी 1934, डी 1948, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए 1944. सो गांधीयन प्लान जो है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दिया था 1944 में और इसका मेन एम था टू एम्फेसाइज डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. और 1945 में पीपल्स प्लान आया था जो एम.एन. रॉय ने दिया था और 1950 में सर्वोदय प्लान आया था जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था. सो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्लान्स पे प्रोवाइड कर दिया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपके सारे प्लान कवर हो जाएंगे. Now come to question number 14. Which of the following is not correctly matched regarding 5-year plan? तो इसमें से पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है. ए, फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56, बी, थर्ड 5-year प्लान 1961 to 66, सी, सेवंथ 5-year प्लान 1985 to 90, डी, 12th 5-year प्लान 2012 to 17, and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ई. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इस आंसर है नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रोलिंग प्लान. तो रोलिंग प्लान के लिए कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको. ए, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ 6th 5-year प्लान द रोलिंग प्लान केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1978 to 1990. बी, in 1980 Congress rejected the rolling plan and a new 6th 5-year plan was introduced. C, 3 plans were introduced under the rolling plan. D, the plan has several advantages as the targets could be amended and projects allocation etc were variable to the country's economy. And E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A statement is not correct because after termination of 5th 5-year plan, तो 5th 5-year plan के खत्म होने पर रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1990 में. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रोलिंग प्लान. तो आप यहीं से इसको रिवाइज कर लेना. Now come to question number 16. Which 5-year plan focused upon the target of growth with social justice and equality? सो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर कौन से पंचवर्षीय योजना ने ध्यान केंद्रित किया था. ए, 10th 5-year प्लान, बी, 9th 5-year प्लान, सी, 8th 5-year प्लान, डी, 7th 5-year प्लान, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो 9th 5-year प्लान जो है उसका टारगेट था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. 9th 5-year प्लान के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. जो 1997 से 2002 में इसका ड्यूरेशन है. 1997 में ये अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी ये प्लान आया था और मेन फोकस था इस प्लान का ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. और ये जो है लॉन्च किया गया था ऑन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो 50वें साल में आया था ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के. और दिस प्लान वॉज फेल्ड ड्यू टू
द अचीव ग्रोथ टारगेट जो इसका 6.5 था, बट इस प्लान ने जो है सिर्फ 5.6 की ग्रोथ रेट को अचीव किया था, तो इसलिए ये फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनके सिंह कमेटी। सो एनके सिंह कमेटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? दिस कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ए, फिजिकल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस टू 2.5% of GDP by March 31, 2023. B, revenue deficit should be reduced to 0.8% of GDP by March 31, 2023. C, the review committee advocated for a debt to GDP ratio of 60% to be targeted with a 40% limit for the center and 20% limit for the states. D, the debt of the central government to 40% of the GDP by 2024 to 25. E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So answer none of the above है because all the statements are correct regarding NK Singh committee. तो आप as it is इसको facts को learn कर लेना, कोई भी fact आ सकता है एग्जाम में। Question number 18 is which one of the following statement is are not correct regarding zero base budgeting। तो ZBB के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? A, existing government programs can be discarded under ZBB if they are found to be outdated, and B, ZBB is difficult to be applied to human development program as the outcome of such program is intangible in nature. C, ZBB is an approach to planning and decision making which reverses the working process of traditional budgeting. And D is zero based budgeting is a method of budgeting in which all expenses will be justified for each previous year. And D is none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D. तो D statement correct नहीं है because यहाँ पर ईच प्रीवियस ईयर दिया है, तो ईच प्रीवियस नहीं होगा, इट इज नेक्स्ट ईयर। ZBB जो है मेथड होता है बजटिंग का जिसमें सारे एक्सपेंसेस को जस्टिफाई किया जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ करेंसी विच आइदर हैज अ मिसिंग पोर्शन और इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 pieces इज कैरेक्टराइज्ड एज अ ए सोल्ड नोट, बी इम्परफेक्ट नोट, सी डिटैच्ड नोट, D, multilayered note and E, none of the above. So try to attempt this question. एक मुद्रा जिसका या तो कोई हिस्सा गायब है या 2 से अधिक टुकड़ों से बना है को एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। So try to attempt. Answer is D. So it is known as multilayered note. तो इसको विकृत नोट बोलते हैं। सो मल्टीलेटेड नोट क्या होता है? इट इज अ नोट इन विच अ पोर्शन इज मिसिंग और विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 pieces and these may be presented at any of the bank branches. Question number 20 is who appoint a bank ombudsman? So options are Lead Bank of India, B, Governor of respective state, C, Reserve Bank of India, D, President of India, E, none of the above. So बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? So ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंकिंग ombudsman कौन होते हैं? ये एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है टू रिड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन सब बैंकिंग सर्विसेज। तो कोई भी कस्टमर की कंप्लेन होती है बैंकिंग सर्विसेज के लिए उसके साथ ही डील करते हैं अंडर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट स्पेसिफाइड अंडर। तो क्लोज याद रखना, क्लोज 8 ऑफ बैंकिंग ombudsman स्कीम ऑफ 2006। क्वेश्चन नंबर 21 इज हु डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो बचत बैंक जमा पर ब्याज दर कौन तय करता है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, इंडियन बैंक एसोसिएशन, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी, इंडिविजुअल बैंक एंड ई, नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो होता है वो करंटली कितना है फिक्स किया गया है एट 3.5% एनम, जो कि अनचेंज रहता है फ्रॉम March 1, 2003 से।
Now question number 22 is the economist who for the first time scientifically determined national income in India. So this is the most repeated question, इसको जरूर अटेम्प्ट करना. वह अर्थशास्त्री जिसने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था. ऑप्शंस आर ए डी आर गैडगिल, बी वी के आर वी राव, सी मनमोहन सिंह, डी वाई वी अलग एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए डी आर गैडगिल. सो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 23 इज दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज सेट अप इन असिस्टेंस ऑफ ए यूके, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी जर्मनी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए यूके. सो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है इट इज़ वन ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और ये दुर्गापुर में ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, और ये सेटअप हुआ था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम. Now question number 24 is the term stagflation refer to the situation where. So stagflation शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां A, growth has no relation with the change in price. B, rate of growth and prices both are decreasing. C, rate of growth is faster than the rate of price increase. D, rate of growth is slower than the rate of price increase. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So the rate of growth is slower than the rate of price increase. This is called as stagflation. और ये इकोनॉमी में अक्कर होता है व्हेन देयर इजंट ग्रोइंग. तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होती बट प्राइजेस जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द कंट्री. तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता स्टैगफ्लेशन. और ये परसिस्टेंस हाई इन्फ्लेशन रहता है इसमें लगातार, विच इज़ कंबाइंड विद द, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन तो रहता ही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है ज़्यादा, and even the stagnant demand in the country's economy. So that's why it is not good for the economy. Question number 25th is in the parlance of economy or commerce, what is gilt edge market? So अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की भाषा में gilt edge market क्या है? A, gold and silver market. B, industrial security market. C, market of safe security. D, market of software technology product. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So market of safe security जो है it is related with gilt edge market. इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गिल्ट एज मार्केट होती है इसको मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज भी बोला जाता है, बिकॉज ये डिनोट करती है हाई ग्रेड सिक्योरिटीज को विच आर कॉन्सिक्वेंटली कैरिंग द लो यील्ड. Question number 26 is a market in which there are large number of sellers of a particular product but each seller sells somewhat differentiated but close product is termed as A, perfect competition, B, monopoly, C, monopolistic competition, D, oligopoly, and E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is monopolistic competition. So इसमें क्या होता है, it is a form of market जिसमें बहुत सारे large number of sellers होते हैं एक particular product के, पर इसमें हर एक सेलर जो होता है वो समवट डिफ्रेंशिएटेड होता है बट उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्लोजली सिमिलर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच. तो एक बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ए, द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड. बी, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस. सी, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस. D, neither export nor import take place. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. Neither exports nor import take place. So it is called as closed economy. So ये जो इकोनॉमी होती है it does not interact with the economy of any other country. दूसरी अदर कंट्री की इकोनॉमी के साथ ये ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया जाता है इसमें, तो इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं. और इस ये जो है प्रोहिबिट करती है, रोकती है जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको भी. इवन इट आल्सो प्रोहिबिट एनी अदर कंट्री फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दियर स्टॉक मार्केट. तो दूसरी कंट्री को अपनी स्टॉक मार्केट की कंट्री के साथ ये प्रोहिबिट करती है, मीन्स रोकती है. सो इसीलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है. Question number 28 is the process of curing the inflation by reducing money supply is called as.
सो मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है ए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बी डाउन पुल इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सी डिसइन्फ्लेशन एंड डी री इन्फ्लेशन, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है और कॉस्ट पुश और डाउन पुल इन्फ्लेशन से, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। आंसर इज सी डिसइन्फ्लेशन। सो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें इन्फ्लेशन को क्योर किया जाता है, मीन्स इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए, कम करने के लिए ये प्रोसेस होती है। कैसे करते हैं, और इसमें मनी सप्लाई को कम कर देते हैं इकोनॉमी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 इज द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग आपको बताना है। ए कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, बी माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनी इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज, सी एक्सप्लोटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी, and D is lack of consideration of environmental cost in the planning and implementation of developmental projects. So try to attempt this question. Answer is A. So जो BEPS होता है मीन्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है, इसको टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लॉइट करती है जो भी गैप्स और मिसमैचेस होते हैं इन द टैक्स रूल, और आर्टिफिशियली शिफ्ट कर देती है प्रॉफिट को to low or no tax location में. So that's why it is called as base erosion and profit shifting. So answer is A, curbing of tax evasion by the multinational companies. Question number 30 is, in an economy a condition of lack of money supply in comparison to the supply of the goods services will lead to. तो एक अर्थव्यवस्था में माल सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी की स्थिति के कारण क्या होता है, ए इन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी हाइपर इन्फ्लेशन, डी डिवैल्यूएशन एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डिफ्लेशन। सो डिफ्लेशन में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर द गुड्स। सो जब सप्लाई और डिमांड जो होती है गुड्स की, इन दोनों को मिला के डिफ्लेशन होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जो होती है फॉर मनी, और स्पेशली जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो कम हो जाती है, और सप्लाई गुड्स जो होती है इसमें वो बढ़ जाती है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। बस आपको ये याद रखना है कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और जो गुड्स की सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। इट इज द रिवर्स केस ऑफ इन्फ्लेशन। Question number 31 is, Brent index is associated with A, crude oil prices, B, copper future prices, C, gold future prices and D, shipping rate index and E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, crude oil prices. So Brent जो होता है, it is a leading global price benchmark है for Atlantic Basin crude oil के लिए। Question number 32 is, who among the following was appointed the head of the first committee to design a GST model? So निम्नलिखित में से किसने GST मॉडल डिजाइन करने वाली पहली समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ए विजय केलकर, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी असीम दास गुप्ता एंड डी नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, असीम दास गुप्ता। Question number 33 is, which one of the following statement is are not correct regarding GST Council? So GST Council is also very important. आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। A, GST Council is a non-constitutional body for making recommendation to the union and state government on issues related to GST. B, Article 279A says the president shall by order constitute a council to be called as Goods and Services Tax Council. C is the Union Finance Minister is the chairperson of GST Council. D is 1/2 of the total number of members of GSTC form quorum in meeting of GST Council and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A statement जो है वो correct नहीं है,
बिकॉज जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें आर्टिकल 279A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, ऐड किया गया है. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज MSME डाटा बैंक. So options are A, the risk of damage to the health of the whole financial system. B, an attempt of acquiring the majority share in a firm by another firm. C is a takeover bid being financial primarily by the loan. D, to create a detailed database of all MSME unit in the country and help them to participate in the procurement process under the public procurement policy of Government of India. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So MSME डाटा बैंक क्या है? It is to create a detailed database of all MSME unit in the country. So जितने भी MSME unit है उसके लिए एक डिटेल डाटाबेस बनाने के लिए ये डाटा बैंक बनाया गया है. एंड इवन टू हेल्प देम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोक्यूरमेंट प्राइज में, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके अंडर द PPP पॉलिसी दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Question number 35 is which one of the following statement is are not correct regarding NRI bonds. So NRI bonds के लिए कौन सी statement सही नहीं है? A, NRI bonds are issued by the SEBI, that is Security and Exchange Board of India, to non-resident Indians who are interested in investing their money in India. B, these were also issued in 1998 and 2000 to help to curb the slide of the rupee. C, NRI bonds could theoretically help to increase demand for the rupee and to stabilize its value against the dollar. D, many investors views them as a safe investment. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A statement जो है it is not correct with the NRI bonds. Other statement को आप as it is याद कर लो. तो A में क्या गलत है? It is इशूड बाय द RBI. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NRI बॉन्ड को इशू करता है, सेबी नहीं करता. सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है. तो सेबी इज रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट. क्वेश्चन नंबर 36 इज हु एज्यूम चार्ज एज चेयरमैन एंड द MD ऑफ सिडबी. तो सिडबी के चेयरमैन और MD बताने हैं आपको. A, शिव सुब्रमण्यम रमन. B, कुलदीप सिंह. C, TV नरेंद्र. D, Dr. Patrick Amoth. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, शिव सुब्रमण्यम रमनन जो है वो चेयरमैन और MD है सिडबी के. सो सिडबी क्या फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 37 इज हु एज्यूम एज चार्ज ऑफ एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? A, MR कुमार. B, सुशील चंद्रा. C, संजय यादव. D, T, रविशंकर. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is B, सुशील चंद्रा. Question number 38 is who has been named as the first female astronaut of UAE. So UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? A, नोरा अल मशरो. B, Kate Rubins. C, Svetlana Savitskaya. And D is Judith Resnick. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, Noura Al Matrusho जो है she is the first female astronaut of UAE. Question number 39 is which of the following entity is known as blank check company? Options are A, a company in development stage that has no specific business plan. B, a company declared insolvent. C, a company that has no cash balance in its account. D, a type of blank check company is a special purpose acquisition company. And E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So blank check company क्या होती है? It is an entity which is specially set up with the objective of acquiring a firm in a particular sector. इसका मेन एम होता है कि जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है उसका ये वर्क करती है टू रेज द मनी इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो IPO में जो मनी रेज करनी होती है उससे रिलेटेड है ये. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट डज नॉट हैव एनी ऑपरेशंस और रेवेन्यूज. इवन जब मनी एक बार रेज की जाती है फ्रॉम द पब्लिक इट इज कैप्ट इन एन
एस्क्रू अकाउंट में उसको रखा जाता है, विच कैन बी एसेस्ड वाइल मेकिंग द एक्विजिशन। और अगर एक्विजिशन जो है नहीं की जाती है विद इन द 2 years में ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के, तो SPAC जो होती है वो डीलिस्टेड की जाती है और मनी जो है वो रिटर्न की जाती है इन्वेस्टर्स को दोबारा से। Question number 40 is, which state has been declared as model state and winner state in the implementation of Wan Dhan Vikas Yojana? So options are A. Chhattisgarh, B. Odisha, C. Manipur, D. Nagaland, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is Manipur. So Manipur जो होते हैं it is emerged as a champion state है, जहाँ पर वंदन प्रोग्राम एमर्ज हुआ है एज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल ट्राइबल पीपल ऑफ दैट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 41 इज, एज पर द प्रोविजन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 passed by the parliament on March 25th 2021, the authorized share capital of proposed bank will be A. 1 lakh crore, B. 2 lakh crore, C. 3 lakh crore, and D. 4 lakh crore, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. 1 lakh crore. Question number 42 is, it has been decided by which organization to construct and to publish on regular basis of the financial inclusion index. So financial inclusion index जो है कौन डिसाइड करता है? A. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, C. नीति आयोग, D. वर्ल्ड बैंक, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। Question number 43 is, which is the world major economy that has launched its own digital currency? तो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी है जिसने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर दी है? A. USA, B. China, C. France, D. UK, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. China. So China जो है it is the first major economy to issue the digital currency. Even जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने शुरू भी कर दिया इशू करने के लिए ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी को अपने सिटीजन्स के लिए। Question number 44 is, which one of the following institution were or was created under a common consensus arrived at the Bretton Woods Conference of 1944? So आपको बताना है ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में आम सहमति के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बनाई गई थी? So options are A. International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD, B. International Monetary Fund IMF, C. International Trade Organization ITO, and D is Food and Agriculture Organization FAO, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So इसमें more than one of the statement is correct because this institution is created with the IMF and IBRD. So A और B statement दोनों सही है इसमें। Question number 45 is, Technology and Innovation Report of 2021 has been released by. तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? A. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD, B. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, C. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, D. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSC, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is released by UNCTAD. Question number 46 is, which of the following country is the first to ratify the RCEP, that is Regional Comprehensive Economic Partnership? So options are A. China, B. Singapore, C. Japan, D. Indonesia, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Singapore. Question number 47 is, which of the following is not an organ of United Nation? So इसमें से यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग नहीं है? A. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, B. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, C. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, D. ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड E. none of the above. So try to attempt this question.
Answer is B. So WHO is not an organ of United Nation. Others are the organ of United Nation. As मेन ऑर्गन जो होते हैं वो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड यूएन सेक्रेटरीट है. सो दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. Question number 48 is India's rank in the International Intellectual Property Index of 2021. So इंडिया की रैंक बतानी है आपको. A 38, B 40, C 39, D 41st and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So 40 रैंक है इंडिया की इन 2021 में और इस स्कोर कितना है 38.4 और आउट ऑफ कितनी कंट्रीज में से ये रैंक है 100 कंट्रीज में से. Question number 49 is which one of the following film won the Best Feature Film Award at 93rd Annual Academy Award, that is Oscar Award? So options are A. Nomadland, B. Minari, C. Black Bottom, D. Soul, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Nomadland. So Nomadland wins Best Picture Award at 93rd Academy Awards. Question number 50 is which state government launched the Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana as a step towards providing right to health to its citizen? So कौन से राज्य ने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है? ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी पंजाब, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी राजस्थान. सो ये स्कीम किसकी है? राजस्थान गवर्नमेंट की है. इट इज रिलेटेड विद यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सुकर टू द कोविड-19 पेशेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो इसमें 3500 रुपये करोड़ की दिया जाएगा एनुअल कैशलेस इंश्योरेंस कवर और 5 लाख तक का दिया जाएगा किसको? टू एवरी फैमिली इन द स्टेट. फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस आर कवर्ड, फर्स्ट हाफ इज कवर्ड. सो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ इसमें मैं पूरा सिलेबस कवर कर देती हूँ आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर का है. तो आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिएगा, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे. जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपका सारा सिलेबस भी यहीं से कवर हो जाएगा. तो आप इसको अगर लॉन्ग स्टेटमेंट है तो उसको आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि आपका यहाँ से पूरा रिवीजन भी हो रहा है. जो चीजें आपको नहीं पता है वो भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं. तो आप बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसलिए मैं आपसे भी बार बार पूछती रहती हूँ. क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. सो इसमें से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का इनिशिएटिव कौन सा नहीं है? ए शिशु, बी वृद्ध, सी तरुण, डी किशोर, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो वृद्ध नहीं है, अदर्स आर. तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्वेश्चन जरूर आता है. सो इस योजना के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. इट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015 में आया था, 2015 में फॉर प्रोवाइडिंग द लोन्स अप टू ₹10 लाख. किसको प्रोवाइड किया गया था? टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए. सो मुद्रा जो है इसने 3 प्रोडक्ट क्रिएट किए गए थे. एक है शिशु, दूसरा है किशोर, थर्ड है तरुण. एज पर द स्टेज ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंगली और फंडिंग नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट्स की जो फंडिंग नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली ये बनाए गए थे. शिशु में जो है वो कवर किया गया था लोन अप टू 50,000, ये पूछते हैं एग्जाम में. किशोर में कवर किया है लोन अबव 50,000 से लेके अप टू 5 लाख तक. और तरुण में कवर किया है लोन अबव 5 लाख अप टू 10 लाख तक. तो ये आप सारे फैक्ट जो मैंने बताए इसको आप लर्न कर लो. एज किसी ने बोला भी था कि मैम आप पेन यूज करिए. पेन में इसलिए नहीं यूज करती बिकॉज ये टेस्ट सीरीज है, मैं यहाँ पे पेन यूज नहीं कर रही हूँ. अगर आपको बाद में भी इसको अटेम्प्ट करना है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. आने वाली वीडियोज में मैं जल्दी, आपने बोला था टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करिए, तो मैं ये आप अभी प्रोजेक्ट मैनेजर पीटी क्रैक कर लीजिए, यहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हैं. तो मेंस के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करूंगी. इवन 67th बीपीएससी के लिए भी मैं अपना न्यू बैच स्टार्ट करूंगी, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना देंगे. एज मेरा अभी बीपीएससी मेंस का बैच अभी खत्म हुआ है स्टूडेंट्स का, तो आने वाले बैच में मेंस और पीटी के लिए मैं दोनों के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगी. सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 53 is midday meal scheme was launched in which year? A 1993, B 1995, C 1997 and D 1999 and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So 1995 में आया था मिड डे मील स्कीम. आप ये ईयर याद कर लो. Question number 54 is which of the following scheme was introduced after merging nutrition program for adolescent girls and Kishori Shakti Yojana? So options are A Sabla, B मेरी सहेली, C निर्भय, D अन्नपूर्णा, E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो सबला जो है वो किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना के विलय के बाद बनाई गई है. क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स. तो इसमें आपको डायरेक्ट टैक्स बताना कौन सा है. ए कॉरपोरेशन टैक्स, बी कस्टम ड्यूटी, सी एक्साइज ड्यूटी, डी सर्विस टैक्स एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो कॉरपोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. एज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें टैक्स जो है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पे करती है एंटिटी को, जो एंटिटी उसके ऊपर टैक्स लगाती है. और इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल इट पे डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक इनकम टैक्स हो गया, जैसे रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और टैक्सेस जो एसेट्स के ऊपर लगते हैं दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स. Question number 56 is the rate at which the RBI give short term loan to commercial bank. So वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है. ऑप्शंस आर ए बैंक रेट, बी रेपो रेट, सी रिवर्स रेपो रेट एंड डी प्राइम लेंडिंग रेट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी रेपो रेट. सो ये रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट सिक्योरिटीज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. कौन सी है इसमें से. ए क्राई, बी आईबीआरडी, सी आईसीआरए, डी इडा. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. इक्रा जो है इट इज अ लिमिटेड विच इज फॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया थी ये. और ये कब सेटअप हुई थी 1991 में बाय लीडिंग द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज एज एन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन आल्सो. सो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये रेटिंग्स देती है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड. सो इट इज इम्पोर्टेंट. Question number 58 is what is MCX and SX. So options are A third online trading share market in India, B a new insurance company which is not registered with the government yet, C online trading market on paper only, D online trading market dealing only in the gold and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is a third online trading share market in India और इसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज. तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है और ये सब्सिडरी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट इज MCX का. और इट आल्सो ऑपरेट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी एंड रिजर्व बैंक. क्वेश्चन नंबर 59 इज द lowering of the bank rate by the Reserve Bank of India leads to. Options are A more liquidity in the market, B less liquidity in the market, C no change in the liquidity in the market and D mobilization of more deposit by the commercial bank and D none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So more liquidity in the market. तो बैंक रेट जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब कम करता है, जब ज्यादा लिक्विडिटी हो जाती है मार्केट के अंदर. Question number 60 is India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to A. Its high population in the age group below 15 years, B. Its high population in the age group of 15 to 64 years, C. Its high population in the age group above 65 years and D. Its high total population and E none of the above. So try to attempt this question. This is very important question. Answer is B. So it is high population in the age group of 15 to 64 year.
सो जो ग्रोथ होती है इन एन इकोनॉमी, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग द एज स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री विच इज़ डिफाइंड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। और इंडिया में मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स में आती है, विच इज़ कैपेबल ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है। इसलिए हाईएस्ट पोटेंशियल है इंडिया का टू कंट्रीब्यूट टू द नीड ऑफ लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 61 इज द टर्म रीजनल comprehensive economic partnership RCEP often appears in the news in the context of affairs of group of countries known as A G20, B ASEAN, C SCO and D SAARC and E none of the above. So try to turn this question. Answer is B. So RCEP किससे related है, आसियान कंट्री से, that is Association of Southeast Asian Nation. Question number 62 is which of the following are the indicator used by the IFPRI to compute the global hunger index report. So इसमें से कौन सा संकेतक IFPRI द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट की गणना करने के लिए उपयोग में किया जाता है? A अंडर नरिशमेंट, B चाइल्ड स्टंटिंग, C चाइल्ड मोर्टेलिटी, D चाइल्ड वेस्टिंग एंड E none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So these all are the indicators used by the FPRI to compute the global hunger index. So more than one of the above is the answer. Question number 63 is in the context of which of the following do you sometimes find the term amber box, blue box and the green box in the news? So options are A W2 affairs, B SAARC affairs, C UNFCCC affairs, D Indian European Union negotiation on the FTA and E none of the above. So this is also most repeated question. Attempt to करिए इसको. Answer is A. So it is related with the World Trade Organization affairs. Question number 64 is which one of the following currency has been proposed to be added to the basket of IMF or SDR? सो निम्नलिखित में से किस मुद्रा को IMF या SDR के बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? A रबल, B रैंड, C इंडियन रुपी, D रैनबीबी एंड E नन ऑफ द अबव. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए. आंसर इज D रैनबीबी. क्वेश्चन नंबर 65 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग to the countries of the world? Options are A World Economic Forum, B UN Human Rights Council, C UN Women and D World Health Organization and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A World Economic Forum. Question number 66 is rule of law index कौन रिलीज करता है? A Amnesty International, B International Court of Justice, C the Office of UN Commissioner for Human Rights, D World Justice Report, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So it is released by World Justice Report. Question number 67 is International Labour Organization Convention 138 and 182 are related to A child labour, B adaptation of agricultural practices to global climate change, C regulation of food prices and food security, D gender parity at the workplace and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is related with child labour. Question number 68 is which one of the following is not a sub index of World Bank ease of doing business? तो इसमें से कौन सा सब इंडेक्स नहीं है वर्ल्ड बैंक का ease of doing business इंडेक्स का? तो ऑप्शंस आर A मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, B पेइंग ऑफ टैक्सेस, C रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, D डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट एंड E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So maintenance of law and order is not a sub-index of World Bank ease of doing business. Others are. So जो DPIIT होता है, it is focusing on the 6 parameters के ऊपर फोकस करता है ये to push the India's ranking. So इंडिया जो है इसमें 14 places में जंप किया. इंडिया की रैंक पहले 60-30 आउट ऑफ 190 कंट्रीज में इन दिस रिपोर्ट.
और ये रिपोर्ट के जो 10 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इसको आप लर्न कर लो. स्टार्टिंग इन बिजनेस, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी अवेबिलिटी, property registration, credit availability, protecting minority investors, paying taxes and trading across the border, and resolving insolvency. Now come to next question. Question number 69 is the Global Competitiveness Report is published by A. International Monetary Fund, B. United Nations Conference on Trade and Development, C. is World Economic Forum, and D is World Bank, and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज सी. सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है. क्वेश्चन नंबर 70 इज हु रिसेंटली रिलीज द स्पेशल रिपोर्ट 301. ऑप्शंस आर ए यूएसटीआर, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वर्ल्ड बैंक, एंड डी आईएमएफ. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो यूएसटीआर क्या है? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर developing and coordinating with the US international trade and commodity, and even ये negotiation जो होती है अदर कंट्रीज के साथ उसको भी ओवरसी करता है. क्वेश्चन नंबर 71 इज विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया? ए ट्राइफेड, बी आरबीआई, सी नेफेड, डी एपीएमसी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. नेफेड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया. सो नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 अक्टूबर 1958 को. क्वेश्चन नंबर 72 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैरो मनी. तो नैरो मनी कौन सी है इसमें से? ए M1, B M2, C M3, D M4, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So M1 जो है इसको नैरो मनी बोलते हैं. Question number 73 is which of the following sector is not covered under the भारत निर्माण प्रोग्राम. तो इसमें से भारत निर्माण प्रोग्राम में कौन सा सेक्टर नहीं आता है? A हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, B इरिगेशन, C रोड, D हाउसिंग, एंड E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसमें नहीं आता, अदर्स आते हैं, इरिगेशन भी आता है, रोड भी आता है, हाउसिंग भी आता है. क्वेश्चन नंबर 74 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. सो ये इंपॉर्टेंट है. एनआईपी जो है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है एनआईपी के लिए? ए बजट स्पीच ऑफ 2019-20 फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस outlay of 1000 lakh crore rupees for infrastructure project over the next 5 years. B it cover the both economic and social infrastructure project. C the center 39% and state 40% are expected to have an almost equal share in implementing the project, while the private sector has 21% share. D it will improve the project preparation, attract the investment both domestic and foreign into the infrastructure, and it will be crucial for attaining the target of becoming $5 trillion economy by financial year of 2025. And E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Not correct बताना है आपको. आंसर इज ए. सो अदर स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, आप यहीं से याद कर लो. ए में इनकरेक्ट ये है कि यहाँ पर 1000 लाख करोड़ की जगह 100 लाख करोड़ आउटले आएगा. क्वेश्चन नंबर 75 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ कुसुम स्कीम. तो कुसुम स्कीम के लिए कौन सा सही नहीं है? A 10,000 megawatt of decentralized ground mounted grid connected renewable power plant. B installation of 2 million standalone solar powered agriculture pump. C solarization of 1.5 million grid connected solar powered agriculture pump. D Ministry of Rural Development has launched प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, that is PM Kusum. E none of the above and more than of the above. So try to attempt this question. स्कीम से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, सिलेबस में भी है. सो आंसर इज डी. डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है पीएम कुसुम स्कीम. क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड.
सो USOF के लिए कौन सा ट्रू है आपको बताना है. USOF is a pool of fund generated by 5% universal service levy that is charged upon all the telecom fund operator on their adjusted gross value. B option is this fund is deposited in the Consolidated Fund of India and is dispatched on the approval of Indian Parliament. And C is this is come under the Indian Telegraph Act of 1885. D, Department of Telecommunication, Ministry of Communication govern the fund and related provision. So try to attempt this question. Answer is E. So all statements are true regarding the Universal Service Obligation Fund. Question number 77 is the term bilateral netting is related with which of the following? A. Power sector contracts. B. Financial contracts. C. Intergovernmental contracts. D. Tax avoidance related contracts. And D. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. That is financial contracts से related है bilateral netting. So bilateral netting में क्या होता है? इसमें जब दो parties combine करती हैं and they all their swap into one master swap में ये मीन्स कंबाइन हो जाती हैं एंड क्रिएटिंग एक नेट पेमेंट बना देती है विच इज इंस्टेड ऑफ मैनी नेट पेमेंट बिटवीन द पार्टीज. तो इससे इजी हो जाता है. और बायलैटरल नेटिंग जो होती है वो अकाउंटिंग एक्टिविटी को कम कर देती है और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सिस्टम में वो भी कम हो जाती है. एंड इवन जो इसके साथ जो फीस एसोसिएटेड होती है विद मोर ट्रेड्स एंड पेमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 78 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्कुलर इकोनॉमी ऑफन सीन इन द न्यूज? A. It refer to industrial system that is restorative and regenerative in nature. B. It refer to cyclical boom and recession in economy. C. It refer to closed economy that primarily relies on internal trade. And D. It refer to the system in which there is cyclical correlation between the saving and investment. And E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So circular economy में क्या होता है? It refer to industrial system दैट इज रेस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव इन नेचर. सो इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो जनरेट किया जाता है मीन्स रिस्टोर किया जाता है फॉर इंटेंशन एंड डिजाइनिंग रिलेटेड पर्पसेस. और ये रिप्लेस करता है एंड ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट विद द रिस्टोरेशन एंड इवन शिफ्ट टुवर्ड द. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो है यूज किया जाता है और टॉक्सिक केमिकल्स को इसमें एलिमिनेट किया जाता है विच इम्पेयर द रीयूज एंड रिटर्न टू द बायोस्फीयर. सो इट इज इको फ्रेंडली approach of economy. And even it aim for the elimination of waste through the superior designing of the materials की अच्छी डिजाइनिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की ताकि इसमें कम से कम वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो. क्वेश्चन नंबर 79 is the term MCA21 is related with A. E-governance project. B. Group of company registered under SEBI. C. Survey done by the NSO. D. Code used in the space technology. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So ये governance project है which is come under the Ministry of Corporate Affairs of India and it also enable the easy and secure access of the MCA that is Ministry of Corporate Affairs services to the corporate entities. Question number 80 is the philosophy of invisible hand was given by A. Adam Smith. B. Karl Marx. C. Milton Friedman. D. John Maynard Keynes. And E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Adam Smith जो है he introduced the concept in his book An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth and Nation and which published in 1776 में आई थी. Question number 81 is 3 new medical colleges are under construction in the state of Bihar budget 2021. तो ये कहाँ पर हैं? ए. सीतामढ़ी सिवान वैशाली. बी. मोतिहारी बक्सर दानापुर. सी. भागलपुर दरभंगा रोहतास. डी. पटना नवादा एंड किशनगंज. एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सीतामढ़ी सिवान एंड वैशाली में आएंगे न्यू मेडिकल कॉलेजेस. क्वेश्चन नंबर 82 इज बिहार बजट 2021 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर सेटअप की जाएगी? ए. पटना. बी. बेतिया. सी. राजगीर. डी. भागलपुर. ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. राजगीर. तो ये याद रखना राजगीर में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 83 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द बिहार बजट.
ए ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GSDP होता है वो बिहार ऑफ 2021-28 एट करंट प्राइस वो कितना है 7,57,026 करोड़. बी क्या कहता है इट इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 11% ओवर द GSDP इन 2019-20. सी टोटल एक्सपेंडिचर इन 21-22 इज एस्टिमेटेड 2,18,303 करोड़. डी for 2021-22 state has estimated fiscal deficit of 2.97% of GSDP. E none of the above or more than above. So try to attempt this question. ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में. So answer is E. So इसमें none of the above आंसर है. All statements are correct as it is. अब सारे फैक्ट्स यहीं से लर्न कर लो. क्वेश्चन नंबर 84 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016. सो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए. इसमें से आपको नोट करेक्ट बताना है. ए एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिहार फॉर मैटर कनेक्टेड देयरफॉर और इंसिडेंटल देयरटू. बी whereas establishment of new enterprises by leveraging the abundant natural and human resources available in the state, and this will lead to generation of employment, improvement of living standards of the people of state. C it is expedient to simplify the procedure for establishment and running of the industrial service and business units in the state in order to make the state an attractive investment destination. And D is increase the contribution of secondary sector in the GSDP to more than 25% in line with the national manufacturing policy. E none of the above or more than of the above. So try to attempt this question. Answer is E. तो ये none of the above ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए मैंने आपको सारी स्टेटमेंट दे दी ताकि आप पूरी पॉलिसी को यहीं से याद कर लो. Question number 85 is according to the census of India 2011 number of town in Bihar रिपोर्टिंग स्लम. तो कितने टाउन हैं जो स्लम रिपोर्ट करते हैं? ए 80, बी 90, सी 85, डी 95, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सो 85 है. क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहार अर्बन पॉपुलेशन? ए 10.52, बी 11.32, सी 12, D 13.52 and E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. तो याद रखना 10.52% जो है स्लम पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू बिहार अर्बन पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 87 is which city of Bihar receive administrative approval for the implementation of Heritage City Development and Augmentation योजना हृदय? ए गया, बी पटना, सी रोहतास, डी मोतिहारी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए गया. क्वेश्चन नंबर 88 इन विच टाउन ऑफ बिहार इज सत्याग्रह पार्क बीइंग डेवलप्ड? ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर, डी हाजीपुर, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए मोतिहारी. क्वेश्चन नंबर 89 इज बुद्धा स्मृति पार्क डेवलप किया गया इन विच सिटी ऑफ बिहार? ए पटना, बी गया, सी राजगीर, डी भागलपुर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए कैपिटल ऑफ बिहार पटना. क्वेश्चन नंबर 90 इज इन विच ईयर वॉज बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन established? Options are 2007, A, B 2008, C 2009, D 2010, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 2009. Come to question number 91. The Namami Rain Scheme, a central government program aiming at cleaning and rejuvenation of the river Ganga, is being implemented in how many towns of Bihar? A 20, B 30, C 10, D 17, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A, that is 20. Question number 92. The support program for urban reforms SPUR is being implemented in 28 largest urban local bodies of Bihar with support of which country? A Russia, B UK, C USA, D Japan, E none of the above. So try to attempt this question.
आंसर इज बी। सो स्पर क्या है? इट इज़ अ 6 year टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम है विच इज़ डिज़ाइन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शुरू किया गया है एंड यूके पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। Question number 93 is the year for achieving the goal of Bihar urban agenda prepared by which state government? Is option 2024, B 2025, C 2030, D 2031, E none of the above. So try to attempt this question. राज्य सरकार द्वारा तैयार बिहारी शहरी एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष कौन सा है? So answer is D 2031. So याद रखना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 94 इज द टोटल अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है बिहार में? ए 100, बी 142, सी 200, डी 300, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 142। क्वेश्चन नंबर 95 is the level of urbanization in the North Bihar and South Bihar is A 7.7 and 17.4, B 3.5 and 10.5, C 6.0 and 15.5 and D 10.9 and 21.6. So try to attempt this question. Answer is A. तो याद कर लेना 7.7 है इन नॉर्थ बिहार और साउथ में कितना है? 17.4 लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। Question number 96 is the amount sanctioned by the 15th Finance Commission for Patna municipality is very very important question. A 200 crore, B 308 crore, C 408 crore, D 500 crore, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 408 crore. Question number 97 is the total number of Jila Parishad in Bihar are A 76, B 38, C 28, D 58 and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी 38। तो जिला परिषद बिहार में कितने हैं? 38 है। क्वेश्चन नंबर 98 इज बिहार पंचायत स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट जो है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ए IMF, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी वर्ल्ड बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बिहार पंचायत स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। Question number 99 is which district of Bihar has the highest participation of women in the employment under MG Narega? Very important question. A Begusarai, B Darbhanga, C Bettiah, D Motihari, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A Begusarai. So last question of today's quiz is question number 100. Which state provide maximum employment under MG Narega? ऑप्शंस आर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान, ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज टेस्ट सीरीज। सो फ्रेंड्स मैं आपको 1000 कंप्लीट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर द एग्जाम ऑफ BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको ऑलरेडी 300 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, रेस्ट 700 क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम हर 2 डेज के बाद आप टेस्ट प्रोवाइड करो, तो डोंट वरी, मैं आपको एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चन दूंगी। अगर मुझे डेली भी आपको क्विज देना हो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ये टेस्ट सीरीज। बस आपको इसको प्रीमियर में आके लाइव इसको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, सब रीड कर लिया, बट एग्जाम में उनको क्वेश्चन आता है उसके बाद भी वो ए का बी लगाते हैं और बी का सी लगाते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपने अगर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं पीटी को। और सेकंड मोटिव ये है अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है तो डोंट वरी, यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस करके पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन प्रोवाइड किए। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा सिलेबस में से, सब मैं आपको यहीं पर 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट कवर करा दूंगी। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने शेयर कीजिए ग्रुप में जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इवन आने वाले एग्जाम्स के लिए CDPO के लिए भी
और 67 बीपीएससी के लिए भी मैं ऐसे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी और ग्रुप भी बना दूंगी टेलीग्राम में। फ्रेंड्स एक और चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर दे रहा है 5 सितंबर को जो होने वाला है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। बिकॉज अगर आपकी बहुत सारी क्यूरीज आएंगी कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको आने वाले टाइम में ईपीएफओ के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।